नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता राज। आप देख रहे हैं बीसीएस न्यूज आईएनडी। आज हम जानेंगे देश और दुनिया भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो चलिए शुरू किया जाए यह कार्यक्रम। सबसे पहली खबर है, पाकिस्तान के पहले हिंदू अधिकारी बने राजेंद्र मेघवाल। राजेंद्र मेघवाल ने सिविल सेवा परीक्षा सीसीएस पास का इतिहास रचते हुए पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया। सिंध प्रांत के बदीन जिले से ताल्लुक रखने वाले राजेंद्र को फैसलाबाद के गुलबर्ग क्षेत्र में एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्ति किया गया। राजेंद्र का कहना है कि पुलिस सेवा में रहकर जनता की समस्याओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलता है, जो अन्य विभागों में नहीं होता है। वह अपने समुदाय के लिए भी बेहतर कार्य करने की उम्मीद रखते हैं। उनके साथ रूपमती नामक एक और हिंदू महिला ने सिविल सेवा परीक्षा की पास किया है, जिनकी नियुक्ति विदेश विभाग में होगी। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदायों के बारे में। पाकिस्तान में लगभग 24 करोड़ की आबादी है, जिसमें केवल 2% हिंदू हैं, जो मुख्यतः सिंध प्रांत में रहते हैं। इस क्षेत्र में हिंदू परंपरा आज भी जीवित है। हालांकि इस्लामी आतिवाद और जबरन धर्म आंतरण जैसे मुद्दे चिंता का विषय बने रहते हैं। अगली खबर है, बांग्लादेश की अदालत ने पुजारी चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज की। चटगांव मेट्रोपॉलिटन सेशन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने बुधवार को पुजारी चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज कर दी। दास, जो बांग्लादेश सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता है, को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि दास के पास वकील का लेटर ऑफ अटॉर्नी नहीं था और उनके वकील शुभाशीष शर्मा सुरक्षा कारणों से सुनवाई में शामिल नहीं हो सके। राज्य पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि वकील रविंद्र घोष ने भी दास की ओर से केस लड़ने के लिए कोई अधिकृत पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। भारत ने इस हमले में निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई की उम्मीद जताई है। बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने हाल ही में ढाका में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की थी। अगली खबर है, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया को दी कड़ी चेतावनी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया की नई सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ईरान को सीरिया में अपनी गतिविधियां फिर से शुरू करने दी गई या ईरानी हथियार हिजबुल तक पहुंचे तो इजरायल कड़ा कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि इजरायल का उद्देश्य सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई से वह पीछे नहीं हटेगा। आगे नेतन्याहू ने इजरायली वायुसेना को सीरिया की पुरानी सरकार द्वारा छोड़ी गई सैन्य क्षमताओं पर हमला करने की अनुमति देने का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे हथियारों को जिहादियों के हाथों में जाने से रोकने के लिए किया गया था। उन्होंने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायुसेना द्वारा फ्रांस के जहाजों पर किए गए हमले से जोड़ा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इजरायल सीरिया की नई सरकार के साथ संबंध बनाने को तैयार है, लेकिन यह तभी संभव है जब वह ईरान और हिजबुल्लाह का समर्थन करना बंद करे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमारी सुरक्षा के खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो हम सख्त जवाब देंगे। अगली खबर है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्ण का निधन हुआ। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्ण का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 10 सितंबर को बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर सुबह 2:30 बजे अंतिम सांस दी। हाल ही में उन्होंने उम्र संबंधित बीमारियों के कारण मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनके राजनीतिक करियर की बात कर लेते हैं। 1 मई 1932 को कर्नाटक में जन्मे कृष्ण ने 1962 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। बाद में वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और फिर कांग्रेस में शामिल हुए। वह 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री और 2009 से 2012 तक विदेश मंत्री रहे थे। कृष्ण को 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और 2022 में उम्र का हवाला देते हुए राजनीति संन्यास ले लिया। उनके नेतृत्व और प्रशासनिक दृष्टिकोण ने कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु के विकास में अहम भूमिका निभाई। उनके निधन पर कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खरगे ने कहा कि उनकी दूरदर्शिता और समर्पण ने राज्य में गहरी छाप छोड़ी है। अगली खबर है, संजय मल्होत्रा बने भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर।
संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह ले लिए हैं, जिनका दूसरा कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ था। मल्होत्रा 12 दिसंबर 2024 से 3 साल के कार्यकाल के लिए आरबीआई का प्रभार संभाल लिए हैं। संजय मल्होत्रा का परिचय क्या है? 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा वर्तमान में रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है। उनके पास वित्त, टैक्सेशन, ऊर्जा और आईटी क्षेत्र में 33 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। आईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले मल्होत्रा अपनी रणनीति सोच के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने वित्तीय सुधारों, बैंक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जीएसटी कलेक्शन में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले वह फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और राज्य संचालित आरईसी के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अगली खबर है, कश्मीर में बर्फबारी के बाद शीतलहर, गुलबर्ग में पारा -9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। जम्मू कश्मीर में हिमालयी इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद ठंड ने कहर बरपा दिया है। रविवार को हुई बर्फबारी के बाद गुलबर्ग में इस मौसम का सबसे कम तापमान -9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस कम है। दक्षिण कश्मीर में पहलगाम में तापमान -6.8 डिग्री सेल्सियस और काजीगुंड में -5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -3.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि कुपवाड़ा में यह -4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बर्फबारी के कारण मुगल रोड, सिंथल रोड और श्रीनगर सोनमर्ग गुलमरी रोड बंद रहे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक शुष्क मौसम और 12 दिसंबर को हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। सरकार ने पर्यटनों से प्रशासन की सलाह का पालन करने और फिसलन भरी सड़कों से सावधान रहने की आग्रह किया है। अगली खबर है, बाराबंकी में पुलिस एनकाउंटर, 2 बदमाश घायल, 7 गौ तस्कर गिरफ्तार। बाराबंकी में सतरिक थाना क्षेत्र में कमरपुर गांव में पुलिस ने रविवार को 7 गौ तस्करों के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से 7 गौ शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया, जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। घटनास्थल में 2 तमंचे, कारतूस, चौपड़, चाकू और एक पिकअप वाहन बरामद किया गया। पुलिस को डायर 112 पर बदमाशों के संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जबकि पुलिस मौके पर पहुंची। 2 बदमाशों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी भरा मैसेज मिला। इसमें लिखा गया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को 2 एजेंट पीएम मोदी को बम से उड़ाने की साजिश कर रहे हैं। मैसेज मिलने के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मैसेज भेजने वाला नंबर राजस्थान के अजमेर से जुड़ा है। शुरुआती जांच में संदिग्ध व्यक्ति के मानसिक रूप से परेशान या नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। धमकी को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अगली खबर है, एमपी बिजली कंपनी ने नो ड्यूज प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन। मध्य प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं को नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम या सहकारी सोसाइटी चुनाव के लिए उम्मीदवारों को बिजली कंपनी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सेवा अब ऑनलाइन उपलब्ध है। उपभोक्ता कंपनी की वेबसाइट portal portal.mpcz.in पर जाकर कंज्यूमर लॉगिन सेक्शन में मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उपभोक्ता को बिजली का पूरा बकाया चुकाना होगा और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मीटर की सही कार्यप्रणाली और बिना बकाया होने पर उपभोक्ता को प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सूचना एसएमएस से दी जाएगी। इस प्रक्रिया में मोबाइल से जुड़ी अवांछित कनेक्शन हटाने और नए कनेक्शन जोड़ने की सुविधा भी है। आवेदन स्वीकृत होने पर प्रमाण पत्र पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
अगली खबर है 2032 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक अहम घोषणा की है कि भारत 2032 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन IIS कहा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 2040 तक भारत का एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर कदम रखेगा। मंत्री ने कहा कि यह विकास भारत की बढ़ती विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेतृत्व को दर्शाता है। इसके अलावा भारत अपना पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2024 के अंत या 2026 तक शुरू करने की योजना बना रहा है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके साथ ही भारत समुद्र की गहराई का अन्वेषण करने के लिए डीप सी मिशन पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र तल का अध्ययन करना है। यह मिशन भारत के समुद्री संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। यही थे आज के मुख्य समाचार। हम आपको हर बड़ी खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए PCC न्यूज़ IND। मैं हूँ श्वेता राज, आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।